बच्चों आज हम किंगडम प्रोटिस्टा का जो नेक्स्ट ग्रुप है यूग्लिनाइट उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने जो बात की है आपका कैरेक्टर्स की जनरल कैरेक्टर्स देखे प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत, और उसके बाद में क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट हमने कर चुके हैं। यदि आपने इनके वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जो वीडियो में जो आई बटन दिया हुआ उसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्रीवियस वीडियोस आप उसके माध्यम से देख सकते हो। आज हम चर्चा करते हैं यूग्लिनाइट के बारे में। तो जो यूग्लिनाइट्स होते हैं, जो यूग्लिनाइट्स हैं ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद हम इसमें हैबिटेट की बात करें, इसका हैबिटेट देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये जो मॉइस्ट सॉइल है उसमें भी उपस्थित होते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सलाइन वाटर के अंदर भी उपस्थित होते हैं। तो हैबिटेट में ये मोस्टली कैसे होंगे? फ्रेश वाटर और सॉइल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो होता है वो इनमें ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। इसमें लोकोमोशन बाय द फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा इसके अंदर लोकोमोशन होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट इनके अंदर पाई जाती है। इसके साथ में एक टाइप और इनमें लोकोमोशन पाया जाता है, वो होता है क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीपिंग मूवमेंट भी इनके अंदर देखने को मिलती है। क्रीपिंग मूवमेंट के अंदर इनकी जो बॉडी होगी वो एक्सपेंस होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी एंड द एक्सपेंशन ऑफ बॉडी के कारण इनका जो इनमें क्रीपिंग मूवमेंट्स पाई जाती है। और क्रीपिंग मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो पेलिकल, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, उसके कारण से ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। तो दो प्रकार का मोशन दिखाई देता है इनमें, फ्लैजिला के द्वारा मोशन और दूसरा होता है क्रीपिंग मूवमेंट, या हम इसको बोलेंगे क्रीपिंग मूवमेंट का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉली, या फिर इसका एक नाम और है यूग्लिनाइट मूवमेंट। ठीक है, तो फ्लैजिलर मूवमेंट पाई जाती है, साथ में आपका मेटाबॉली या यूग्लिनाइट मूवमेंट, या हम बोले इसको क्रीपिंग मूवमेंट पाई जाती है। क्रीपिंग मूवमेंट क्या होती है हम बता चुके हैं कि इसकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण में मूवमेंट होती है। इसके बाद हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और साथ ही कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। अधिकांश इसकी जो प्रजातियाँ होती है वो कैसी होती है? ऑटोट्रॉपिक होती है। और इसमें कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, या हम बोले प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना ये भोजन बनाते हैं, तो इनमें पिगमेंट्स पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होगा वो इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। इसके साथ में एक पिगमेंट और होता है कैरोटीनाइट एंड जेंथोफिल। ये पिगमेंट भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनाइट और जेंथोफिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें ऑटोट्रॉपिक हमको न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। कुछ सदस्य होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रीडेटरी इन नेचर होते हैं, प्रीडेटरी होते हैं, और एक होता है सेप्रोफाइटिक। मतलब ये क्या करेंगे? जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनको उनका शिकार करेंगे, उनको एनगल्फ कर लेंगे, उनको खा लेंगे ना, उसके ऊपर फीडिंग करते हैं। उसके बाद में सेप्रोफाइटिक मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके द्वारा ये अपना
जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है या डेड एंड डिकेज पदार्थ जो है उसके माध्यम से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इसीलिए इनको हम सेप्रोफाइटिक प्रकार का कहते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर देखने को मिलता है। इवन इसके जो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, वो उनके अंतर्गत भी हमको हेटरोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जब सनलाइट प्रेजेंस होती है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब डार्क कंडीशन आती है, जब सनलाइट अनुपस्थित होता है, उस समय इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाता है, हेटरोट्रॉपिक प्रकार का हो जाता है। कहने का आशय यह है कि जब सनलाइट उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, तो ये क्लोरोफिल के माध्यम से, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और जब इनको डार्क के अंदर प्लेस कर दिया जाता है या इन द नाइट के अंदर हम इसको देखें, तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिसअपियर हो जाता है और ये क्या करेंगे, प्रीडेटरी या सेप्रोफाइटिक प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन भी देखने को मिल रहे हैं। वो ऑटोट्रॉपिक भी होगा कब, जब सनलाइट उपस्थित है, और जब सनलाइट अनुपस्थित है उस समय कैसा हो जाता है, वो हेटरोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन वो लेता है। तो इस प्रकार के फिनोमिना को, जिसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्राप्त करना और सनलाइट की एब्सेंस में वो क्या करे, आपका हेटरोट्रॉपिक प्रकार से भोजन प्राप्त करे, उस फिनोमिना को या उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्सोट्रॉफ। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मिक्सोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है, तो मिक्सोट्रॉफ्स के अंतर्गत क्या आएगा कि ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक करेगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करेगा और भोजन बनाएगा, और सनलाइट के एब्सेंस के अंदर क्या करेगा, हेटरोट्रॉपिक प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करेगा। वो प्रेडेटरी नेचर करेगा, या मतलब शिकार के माध्यम से करेगा, या फिर सेप्रोफाइटिक प्रकार से अपना भोजन वो प्राप्त करता है। तो ये होता है इसका न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करें इसके अंदर रिजर्व फूड के बारे में। तो जो रिजर्व फूड होता है इसमें पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, जो कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, और स्टार्च और ग्लाइकोजन से ये अलग होते हैं। तो हम यहाँ रिजर्व फूड की बात करें, रिजर्व फूड, तो रिजर्व फूड इसके अंदर क्या होता है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स होती है। तो पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स इसके अंदर रिजर्व फूड के रूप में रहती है। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन से डिफर करता है ना, उस प्रकार से ये नहीं होता, होने को कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये स्टार्च या ग्लाइकोजन के से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करता। यदि हम इनका आयोडीन टेस्ट लगाते तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा ये पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स। इसके बाद में हम इसका रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन जो होता है यूग्लिनाइड्स के अंदर वो मेनली एसेक्सुअली होता है। ये कैसे करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा गया है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा ये असेक्सुअली प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। हम एक डायग्राम के माध्यम से, एक रफ डायग्राम के द्वारा आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो, हम यूग्लिना का डायग्राम ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यूग्लिना हमने जैसे ये बनाया है, इसमें एक लॉन्ग फ्लेजिलम और एक शॉर्ट फ्लेजिलम होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनली क्या होगा, यहाँ से डिवाइड होना चालू होगा, और इसके डिवीजन से क्या होगा कि दो जो ऑर्गेनिज्म है वो बनना चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से एक फरो बनेगी और इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म बनना चालू हो जाता है। मतलब इस प्रकार से ये डिवाइड होना चालू हो जाता है। जो इसका एंटीरियर एंड होता है वहाँ से इसमें डिवीज़न, ये हम बोले डिवीज़न तो नहीं बोलेंगे, हम इसको विभाजन होना चालू हो जाता है, और इस प्रकार से ये दो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट फाइनली क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएंगे।
इस प्रकार से, जिनमें आप उनका खुद का फ्लेजिलम होगा। जस्ट मिनट, इसको हम थोड़ा ठीक करें। तो ये उसका खुद का फ्लेजिलम, और एक ऑर्गेनिज्म और होगा इसका एक फ्लेजिलम हो रही है। तो इस प्रकार से ये दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बाइनरी फिजन के द्वारा हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो मतलब जो बाइनरी फिजन होगा वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनली होता है। ये वर्टिकल लाइन के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, और इससे दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। और जो डिवीज़न है या फरों का निर्माण होगा वह एंटीरियर एंड से होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, बाकी जी चीज़ें भी इसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल यूग्लिना के बारे में ले रहे हैं, और इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो यूग्लिना, हम एग्जाम्पल में यूग्लिना का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ बनाए हम इसको, ये कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं। बीच से ये फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, और नीचे की ओर भी ऐसा कैसा होगा, ये नैरो होगा। तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको पेलिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, पेलिकल कहते हैं। ये प्रोटीनियस लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर है ये प्रोटीनस लेयर होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण इनका जो शेप, मतलब शेप को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। साथ में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इनका शेप भी परिवर्तित हो जाता है। तो पेलिकल जो होता है वो इसके शेप को चेंज भी कर सकती है। तो प्रोटीनस लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद में इसमें हम देखें तो दो प्रकार के फ्लेजिला यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक जो होता है वो लॉन्ग फ्लेजिलम होता है, और एक जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल फ्लेजिलम होता है। ठीक है, दो प्रकार के फ्लेजिलम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक हो रहा है लॉन्ग फ्लेजिलम, तो हम यहाँ लिखें इसको, ये कौन सा है, लॉन्ग फ्लेजिलम। और ये वाला जो है वो कैसा है, शॉर्ट फ्लेजिलम, छोटा वाला फ्लेजिलम। ठीक है, ये जो फ्लेजिलम होते हैं वो कैसे होते हैं, हैरी होते हैं, इसलिए इनको टिंसल प्रकार के फ्लेजिलम कहा जाता है। इसके बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर हम एंटीरियर एंड देखते हैं, तो इस पर हमको एक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसमें हमको तीन चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो आपको एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसके आधार से हमको फ्लेजिलम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है रिजर्वायर। क्या कहते हैं इसको, रिजर्वायर कहा जाता है। इसी प्रकार से ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसके ऊपर का और कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है साइटोफेरिंग्स। क्या बोला जाता है, साइटोफेरिंग्स इसको कहा जाता है, या इसका एक नाम और है गलट या गलेट इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से ऊपर की ओर देखोगे तो इसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है, ऊपर की ओर इसकी एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। इस ओपनिंग को कहा जाता है साइटोस्टोम। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, साइटोस्टोम कहा जाता है। तो इसका जो एंटीरियर वाला एंड होता है उसमें हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसके तीन भाग हैं, एक रिजर्वायर, दूसरा साइटोफेरिंग्स या गलेट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और तीसरी जिसकी ओपनिंग होती है जो आउटर मीडियम के अंदर ओपन हो रहा है उसको साइटोस्टोम कहा जाता है। इसके साथ ही हमको इसमें एक स्ट्रक्चर और दिखाई देता है बीनीथ द या बिलो द रिजर्वायर, एक वेसिकल दिखाई देती है, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वेसिकल। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल।
इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है, मतलब परासरण नियमन और उत्सर्जन के अंदर हेल्प करती है। जो एक्सेस वाटर होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है और ये इस रिजर्वायर के अंदर इसको डिफ्यूज़ कर देती है, इसको रिलीज कर देती है ना, छोड़ देती है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। साथ ही हमको इसमें रिजर्वायर की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर हमको एक रेड कलर का स्पॉट भी दिखाई देता है। हम पूरा इसको बना दें तो एक रेड स्पॉट यहाँ पर हमको दिखाई देता है। इसको रेड आई स्पॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रेड आई स्पॉट कहा जाता है। तो हम इसको मेंशन करें, रेड आई स्पॉट, या इसको स्टिग्मा भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्टिग्मा भी कहा जाता है। तो रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा ये फोटो रिसेप्टिकल होती है, फोटो सेंसिटिव होती है। तो ये जो होगी इसमें फोटो सेंसिटिव होती है, तो ये प्रकाश, अधिकतम प्रकाश की ओर ऑर्गेनिज्म को मूव करती है, उधर ले जाने का प्रयास करती है, उधर उसको ले जाती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। जो रेड कलर इसका होता है एक पिगमेंट के कारण होता है, रेड पिगमेंट के कारण इसका रेड कलर होता है, जो जिसका नाम है एस्टाजेंथिन। तो रेड आई के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, एस्टाजेंथिन होता है। तो ये यदि आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जो कौन सा पिगमेंट है, एस्टाजेंथिन पिगमेंट है, जिसके कारण से ये कैसा होता है, रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पिगमेंट जो होगा, पिगमेंट कौन सा होगा, एस्टाजेंथिन इसमें पिगमेंट होगा। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस सेंट्रली थोड़ा सा होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, क्या है ये न्यूक्लियस, इसके अंदर इसके जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसके अंदर होते हैं। और इसके बाद में इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेडियली अरेंज होता है। तो हम इसको इस प्रकार से छोटे छोटे रूप में अपन इसको बनाने का प्रयास करते हैं ना। तो इस प्रकार से ये रेडियली इसमें क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं। तो ये जो हमने बनाया है ये है क्या, क्लोरोप्लास्ट है, जो रेडियली इसके अंदर अरेंज हो रहे हैं। तो ये हम बनाए क्लोरोप्लास्ट, जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह पाए जाते हैं। तो हम इसको और थोड़ा सा तो इस प्रकार से रेडियली अरेंज ये क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है। इसके साथ साथ में इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसको हम शो करें। तो रिजर्व फूड मटेरियल कुछ इस प्रकार से इसमें पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है, जो इसका नाम है पैरामाइलोम ग्रेन्यूल्स। क्या बोला जाता है, पैरामाइलोम ग्रेन्यूल्स इसको कहा जाता है। इसके बाद में जो पेलिकल होता है इसके ऊपर मतलब समांतर रूप से और ऑब्लिकली, पैरेलल और ऑब्लिकली इसके अंदर स्ट्रिप्स के रूप में पाई जाती है। तो अब भी हम इसको समझ में आ जाए तो अपन ये इसकी जो पेलिकल है वो इसके ऊपर इस प्रकार से समांतर रूप से स्ट्रिप के रूप में ऑब्लिकली तिरछी रूप से अरेंज होती है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसके ऊपर ये अरेंज होती है। इसको हम बोलते हैं मायो, जिसको बोला जाता है मायोनीमा, ठीक है। क्या बोलते हैं, मायोनीमा इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखा कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अधिकांश चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं।
तो हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर दें इसके स्ट्रक्चर को। सबसे इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंस होती है। इसका जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, पेलिकल कहा जाता है, जो किससे मिलकर बनी होती है, ये प्रोटीनस प्रकार की होती है, प्रोटीनियस प्रकार की होती है, और कैसी होती है, पतली और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, पेलिकल होगी। किस पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, बोले हम बताए प्रोटीनस मटेरियल की बनी हुई है। कैसी होती है, पतली और फ्लेक्सिबल होती है, ये लचीली प्रकार की होती है, जो इसके शेप को निर्धारित करती है, साथ में इसके शेप को चेंज करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, जब ये क्रीपिंग मूवमेंट करता है तब ये उसको हेल्प करती है। तो ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद में बीनीथ द पेलिकल लेवल, पेलिकल लेयर मतलब इसके नीचे की ओर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो पूरी सेल के ऑर्गेनेल्स को कवर करने का काम करती है। तो सबसे आउटर मोस्ट में तो पेलिकल, उसके बाद में फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम इंटीरियर एंड पर देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसके हमको 3 भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सबसे जो बेग लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है उसको हमने क्या बोला है, रिजर्वायर बोला है। क्या बोला है, रिजर्वायर बोला है। इस रिजर्वायर में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 प्रकार के फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। एक कैसा है, लंबा फ्लैजिला है, और एक कैसा है, छोटा फ्लैजिला है। तो लंबा वाला जो फ्लैजिलम होता है वो इसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लंबा वाला फ्लैजिलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो छोटे वाला फ्लैजिलम होता है वो फूड कैप्चरिंग के लिए मदद करता है, फूड कैप्चर में हेल्प करता है ना। तो ये स्मॉल फ्लैजिला पाया जाता है। अब रिजर्वायर का बीच ये वाला जो हिस्सा होता है, एक सकरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बना रहा है, इसको क्या बोला जाता है, साइटोफेरिंक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, साइटोफेरिंक्स या गलेट कहा जाता है। और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको साइटोस्टोम कहा जाता है। अब रिजर्वायर के पास में हम देखें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो क्या काम करती है, वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर मदद करती है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन के अंदर हेल्प करती है, परासरण नियमन और उत्सर्जन में मदद करती है। इसके बाद में हम देखें तो इसकी जो रिजर्वायर की मेम्ब्रेन होती है उसी से अटैच्ड एक रेड आई स्पॉट पाया जाता है, ये इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फोटोसेंसिटिव होता है। ये ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम लाइट की ओर ले जाने का काम करता है, ताकि ये ज़्यादा मात्रा के अंदर फोटोसिंथेसिस कर सके। इसके अंदर जो रेड पिगमेंट पाया जाता है उस रेड पिगमेंट को क्या बोला जाता है, एस्टाजेंथिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेडियली अरेंज होता है इसके अंदर। उसके बाद में जो फूड स्टोरेज फूड जो होता है वो किसके रूप में होता है, पेरामाइलम के रूप में होता है, पेरामाइलम ग्रेन्यूल्स हम लिखे, जस्ट वेट, अच्छा लिख दिया, पेरामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में ये पाया जाता है। इसके बाद में हम देखा कि इसकी जो पेलिकल होता है वो कैसा होता है, ये समानांतर और ऑब्लिक रूप से अरेंज्ड होती है इसके ऊपर। किस प्रकार से, पैरेलल भी है और ऑब्लिक भी इसके ऊपर अरेंज है। तो इस प्रकार से आज हमने यूग्लिनाइट के जो सिंपल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बात करी, और यूग्लिना का स्ट्रक्चर भी इसको देखा कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस साइटोस्टोम के द्वारा ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने वेसिकल में लेता है और अंदर की ओर ये लेता है। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये एक मुंह के रूप में, इसका माउथ के रूप में ये कार्य करता है। तो ये हो गया आपका यूग्लिनाइट। अब हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है।